की बार किसकी सरकार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने पहली लिस्ट सबसे पहले जारी कर लीड ले ली है। झारखंड में तो बीजेपी के पार्टनर आजसू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इंडिया अलायंस अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाया। इसकी वजह सीट बंटवारे पर मचा घमासान है। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। इंडिया अलायंस में सीट समझौते पर फाइनल मोहर लग गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और पिछली बार वो 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पिछली बार कांग्रेस 31 सीट पर चुनाव लड़ी थी। आरजेडी को 7 सीटें देने की बात सामने आई है। पिछली बार भी आरजेडी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं वाम दलों को 4 सीटें दी गई हैं। पिछली बार वाम दलों ने गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। वाम दलों के लिए कांग्रेस और जेएमएम ने 2 सीट की कुर्बानी दी है। रांची में तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच में बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने 12 सीट की डिमांड की थी, उन्हें 7 सीट ऑफर की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 70 सीटों पर फाइनल मोहर लग चुकी है और इनमें कांग्रेस की 29 और जेएमएम की 41 सीटें शामिल है। विजय लक्ष्मी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, जिस तरीके से पूरा फॉर्मूला बनाया गया, 2-2 सीटों की कुर्बानी देना, वो भी वाम दलों के लिए, कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? क्योंकि तेजस्वी तो 12 मांग रहे थे, 7 पर उनको फिलहाल सहमत कराया गया। बिल्कुल, देखिए सूत्र तो यही इशारा करें कि 7 सीटों पर, क्योंकि पिछली बार भी 7 ही सीटें राजद को दी गई थी। हालांकि राजद ने, क्योंकि बिहार में जेएमएम को अकोमोडेट नहीं किया था, इसलिए जेएमएम ने भी बड़ी रसाकशी इस बार राजद को अकोमोडेट करने के लिए वहां पे की। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि चाहती है कि इंडिया अलायंस एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो है वो इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहे, और वाम दलों को भी इस बार जो है वहां पर झारखंड में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, अकोमोडेट किया जाएगा। और सूत्र बता रहे हैं कि 4 सीटें जो हैं वो वाम दलों को दी जाएंगी। आज की जो हालांकि आज देर रात हमें बताया गया है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता जो हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत जो है वो कर रहे हैं। और आज देर रात तक फाइनल जो हमने अभी बताए नंबर्स, उस पर एक फाइनल मोहर, एक औपचारिक जो है मोहर इंडिया अलायंस की तरफ से लगा दी जाएगी। अब क्योंकि एक इंडिया अलायंस का लार्जर मैसेज देना चाहती हैं यहाँ पर तमाम पार्टी, इसीलिए वाम दलों को भी अकोमोडेट किया गया है। कांग्रेस और जेएमएम अपने अपने खाते से 2-2 सीटें जो है वाम दलों को अकोमोडेट करने के लिए इंडिया अलायंस में वहां पर झारखंड में देंगी। और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें मिलेंगी, जबकि जेएमएम 41 सीटों पर लड़ेगी। वाम दलों को 4 सीटें और राजद को 7 सीट दी जाएगी। अब आज 5 बजे के करीब कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक गौनिका यहाँ कांग्रेस में शुरू होगी। और बताया जा रहा है कि पहले फेज की लगभग 22 से 23 सीटें हैं पहले फेज में, जिनमें कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें आएंगी। और आज की सीईसी बैठक में कांग्रेस को मिलने वाली तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। और उम्मीद की जा रही है कि कल या परसों तक पहली जो सीट लिस्ट है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों की बिल्कुल नजर बनी रहेगी। विजय लक्ष्मी हमारी कि जब कांग्रेस अपनी लिस्ट को जारी करती है, आप बने रहिए हमारे साथ। वही झारखंड में कांग्रेस कैंप से एक बड़ी खबर आ रही है कि वो अपने 1-2 सिटिंग एमएलए के टिकट काट सकते हैं। पिछली बार कांग्रेस के 17 विधायक जीते थे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कम से कम 15 सिटिंग विधायकों को फिर से मैदान में उतारा जाएगा। और इसी बीच झारखंड की पहली लिस्ट में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, उनकी संभावित लिस्ट भी सामने आ गई है, वो आपको बताते हैं। इनमें जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार का टिकट फाइनल माना जा रहा है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का टिकट बोकारो से तय माना जा रहा है। लेकिन हालांकि श्वेता सिंह भी यहां से दावेदारी ठोक रही हैं। डाल्टनगंज से पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का नाम रेस में आगे चल रहा है, लेकिन बिट्टू पाठक भी पूरा जोर लगा रहे हैं। पाकी से देवेंद्र सिंह का टिकट तय माना जा रहा है। बागबारा सीट की बात करें तो यहां से जलेश्वर महतो का टिकट फाइनल माना जा रहा है। वहीं हटिया से अजय नाथ सहदेव रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं यहां से यशस्वी सहाय और विनय सिन्हा भी दावेदारी ठोक रहे हैं। रामगढ़ से की बात करें तो वहां पर ममता देवी का टिकट पक्का माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये संभावित लिस्ट है जो आज शाम तक जारी हो सकती है। विजय लक्ष्मी, जिस तरीके से ये पूरी हम जो संभावित लिस्ट दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से 2 विधायक हैं जिनका टिकट काटा जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें कांग्रेस पार्टी मानती है कि कुछ एमएलएज हैं जिनके खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में ऐसे एक या दो नाम हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी शायद जिनको रिपीट ना करे। उसके अलावा बाकी जितने चेहरों को पिछली बार टिकट दी गई, ज़्यादातर एमएलएज यानी 17 एमएलएज पिछली बार चुनकर के कांग्रेस के कोटे से विधानसभा पहुंचे थे। ज़्यादातर 15 के करीब एमएलएज कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से रिपीट करेगी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हालांकि 5 से 6 चेहरों के खिलाफ वहां पर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई और उम्मीदवार उन स्पेसिफिक सीटों पर उस उम्मीदवार से ज़्यादा मजबूत नहीं है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है इन्हीं पिछली बार जिन लोगों को टिकट दिया गया था और जो जीत करके विधानसभा पहुंचे, ऐसे कुछ नामों को एक बार फिर से रिपीट करेगी। और इसके अलावा काफ़ी सारे जैसे पूर्व विधायक हैं, सिटिंग एमएलएज तो रिपीट करेगी ही कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर, लेकिन उसके अलावा जैसे अजय कुमार का नाम आपने बताया, राजेश ठाकुर का नाम बताया, ये दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, इनको टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इसके अलावा यशस्विनी सहाय जो हटिया की जो सीट है, सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं, उनका नाम भी वहां से चल रहा है। इसके अलावा रामगढ़ से ममता देवी का नाम चल रहा है। तो ये तमाम नाम हैं जिन पर चर्चा जो है वो चल रही है, जो कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार अपार्ट फ्रॉम द सिटिंग एमएलएज जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं। बहरहाल आज 22 से 23 नामों पर कांग्रेस पार्टी की सीईसी में मोहर लगा दी जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि कल कांग्रेस पार्टी अपनी पहली जो लिस्ट है वो उम्मीदवारों की जारी कर दे, क्योंकि पहले फेज का नामांकन जो है वो भी 25 अक्टूबर तक ही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय नहीं है राजनीतिक दलों के पास। भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर दबाव भी है और आज उम्मीद की जा रही है कि सीईसी के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट दोनों ही राज्यों की जल्द आएगी। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। झारखंड के बाद बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, जहां बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक एक सीट पर मंथन कर रही है, रणनीति बना रही है। जीत के हर फैक्टर को ध्यान में रखा जा रहा है। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच सीटों के चुनावी रणनीतियों को लेकर मीटिंग हुई। ये मुलाकात मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हुई। तीनों नेताओं ने करीब 2 घंटे तक बातचीत की। उन सीटों के बारे में भी पता चला जिन पर 3 नेताओं ने बातचीत की। इनमें शिरडी, वर्ली और माहिम की सीटें शामिल हैं। महायुति और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच कुछ सीटों पर एक दूसरे को सपोर्ट करने पर सहमति बनी है। कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि राज ठाकरे इस बार अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसे में अगर ये मीटिंग जिस तरीके से हुई है और इसमें क्या बातें हुई हैं, सचिन चौधरी से जानते हैं। सचिन चौधरी, जिस तरीके से बैठक हुई है, तो क्या एक तरीके से कहें कि राज ठाकरे गठबंधन में नहीं आएंगे लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे? किस तरीके से चर्चा हुई है और क्या चर्चा हुई है, अगर कुछ आप बता पाए? जी बिल्कुल, ये बैठक शनिवार की रात में करीबन 12 बजे हुई थी और 12 से रात के 2 बजे तक ये बैठक हुई थी तीनों नेताओं के बीच, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम और राज ठाकरे, इनके बीच ये 4 सीजन्स होटल है वर्ली का, वहाँ पर ये मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में अमूमन ये तय हुआ है कि जहाँ पर जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है वहाँ पर वोट बटे ना, इसलिए वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। खासतौर पर अगर हम एमएनएस की बात की जाए तो एमएनएस राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो माहिम से लड़ने के लेकर चर्चा चल रही। तो अगर ऐसे में वो माहिम से लड़ते हैं तो वहाँ पर बीजेपी या शिंदे सेना उनको सपोर्ट करेगी। वर्ली पर जो है वो अगर एमएनएस का कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा होता है आदित्य के खिलाफ, तो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सपोर्ट करना है। इस तरह की कुछ सीटें हैं। पुणे को लेकर कुछ सीटें हैं। ठाणे में जो मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर ठाणे पखड़ी की एक सीट है, वहाँ पर भी एमएनएस ने सीट लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन वहाँ पर उम्मीदवार न दिए जाए, ये भी बात हुई है। इसके अलावा नासिक का रीजन है जहाँ एमएनएस का स्ट्रांग होल्ड है और जहाँ पर मराठी वोटों में और जो हिंदुत्ववादी वोट है उसमें बंटवारा न हो, इसलिए ये तय हुआ है कि वहाँ पर एक दूसरे को बैकडोर सपोर्ट करना है। और इसलिए ये मीटिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। और वैसे भी महाविकास आघाड़ी ये मान के ही चल रही है कि राज ठाकरे जो है वो महायुति की, यानी कि वो बीजेपी की एक बी टीम है, वहाँ पर वो उद्धव ठाकरे को डैमेज करने के लिए या फिर जो सरकार के खिलाफ जो वोट जाने वाले हैं, जो बीजेपी को नहीं जाएंगे, उनके सामने एक ऑप्शन खड़ा करने के लिए उनको हर जगह जो है चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राज ठाकरे
मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम के बीच जो मुलाकात हुई है उसका फायदा जरूर महायुति को होगा और उसी को लेकर रणनीति ये बनाई गई है। जी प्राची। तो बिल्कुल सचिन, देख रहे हैं कि किस तरीके से मीटिंग हुई है, उसमें साफ तौर पर यह तय किया जा रहा है कि कहीं वोट ना बटे और यही वजह है कि राज ठाकरे सपोर्ट अपना देने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है। सुबह संजय राउत ने कहा कि आज समझौता पक्का हो जाएगा और लिस्ट भी आ जाएगी। फिर कांग्रेस के नेता नाना पटोले मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि आज दिल्ली में उनकी पार्टी कैंडिडेट की स्क्रीनिंग कर रही है, लिहाजा मुंबई की बैठक में वो शामिल नहीं हो सकते। इसी कंफ्यूजन और लड़ाई के बीच अब ये खबर आ रही है कि महाविकास आघाड़ी के बीच 271 सीटों पर तो सहमति बन चुकी है। 17 सीटों पर आज रात फिर से चर्चा होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी 90 उम्मीदवारों पर चर्चा करेगी और शिवसेना ने कहा है कि अब 2 से 3 सीटों पर टकराव बना हुआ है। सचिन, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि कुछ सीटें हैं जिस पर टकराव बना हुआ है, क्यों एक समझौता नहीं हो पा रहा है? क्या कांग्रेस भी उस पर अपना दावा ठोक रही है और शिवसेना भी अपना दावा ठोक रही है? और कैसे एक समझौते पर आकर पहुंचेंगे, क्योंकि चुनाव अब ज्यादा दूर तो है नहीं। जी बिल्कुल, देखिए खास तौर पर जो विदर्भ की 62 सीटें हैं उनमें से 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच में कोई जो है समझौता करने के लिए या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो कोई दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर रामटेक की सीट है, चंद्रपुर की सीट है, कामठी की सीट है, दक्षिण नागपुर की सीट है। ऐसी सीटें हैं जहां पर उद्धव ठाकरे के ये पार्टी का कहना है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमने रामटेक और अमरावती जैसी सिटिंग सीटें छोड़ी थी कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने वो जीती भी थी, इसलिए अब कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। इसके अलावा मुंबई की 3 सीटों पर अभी भी बात अटकी, जिसमें वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट, कुलाबा और भायखला जैसी सीट है। पश्चिम महाराष्ट्र की मीरज जैसी सीट है, एक देवराई की सीट मानी जा रही है। ऐसी कई सारी सीटें हैं जिसको लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पिछले मीटिंग में जो हुआ, जब उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी विदर्भ की सीटों को लेकर, तब नाना पटोले ने नासिक पश्चिम सीट का जिक्र छेड़ दिया, जहां पर शिवसेना ने ऑलरेडी अपना उम्मीदवार लगभग तय कर लिया है, उसके नाम की घोषणा सिर्फ होनी बाकी है। तो वहां पर बात जो है बिगड़ गई। संजय राउत को गुस्सा आ गया और वो मीटिंग से संजय राउत और अनिल देसाई बाहर निकल गए। तो उनका ये कहना है, अभी तक बैठक में ये होता आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि जहां पर शिवसेना दावा करती है वहां पर कांग्रेस भी अपना दावा करती है। कांग्रेस ये बोल रही है कि अगर शिवसेना वहां पर दावा कर रही है जहां पर वो स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ सीट लेने के लिए, वो प्रेजेंस के लिए आप वो सीट लेना चाहती है, तो ये कतई कांग्रेस जो है देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर शिवसेना कांग्रेस की सीट मांगती है तो कांग्रेस फिर शिवसेना की सीट पर दावा कर देती है और वहीं पर बात जो है बिगड़ जाती है। जैसे मैंने कुछ सीटें आपको गिनाई, उन सीटों पर यही मामला फंसा हुआ है। और बात इतनी आगे बढ़ी कि पिछले जो ट्राइडेंट होटल में रात के 1:30 बजे तक मीटिंग चली, तो उस मीटिंग में संजय राउत क्लैश तो चल ही रहा है, लेकिन ये क्लैश अगर ये क्लैश चलता रहेगा, अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं बनेगी तो समझौता कैसे होगा, गठबंधन कैसे आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पूरी जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अभी भी पटरी पर नहीं आई। कभी ठाकरे सेना कांग्रेस पर हमला करती है तो कभी कांग्रेस ठाकरे सेना पर। दोनों के बीच विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई की कुछ सीटों को लेकर तनातनी बनी हुई है। शरद पवार के समझाने के बाद भी दोनों अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। आज अघाड़ी में सुबह से शाम तक कैसे रस्साकसी होती रही, इस रिपोर्ट में देखिए। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का पेच ऐसा उलझा हुआ है कि दिल्ली से मुंबई तक बैठकों और मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन लिस्ट नहीं निकल पा रही है। शिवसेना आरोप लगा रही है कि देरी कांग्रेस की वजह से हो रही है। शिवसेना ने आज मुंबई में शरद पवार के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई थी और कहा था कि आज ही बंटवारे पर मुहर लग जाएगी। बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन संजय राउत के बयान के थोड़ी देर बाद दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने आज की बैठक पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक है, लिहाजा शाम तक मुंबई में ठाकरे सेना और शरद पवार के साथ मीटिंग संभव ही नहीं है।
नहीं कोई झगड़ा नहीं है, सब एक साथ है। फिर सीटों में थोड़ा सा बात चल रहे हैं, इसे जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। जल्दी हो जाए। आज हमारा सीईसी है सर। कांग्रेस के सीट पर ही बाकी आपके जो दोस्त पार्टी है वो क्लेम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो नहीं वो तो अलायंस में हर पार्टी अपना अपना अधिकार बताते हैं, उसमें कोई तर्क की बात नहीं है, कोई मतभेद की बात नहीं है। हम लोग सब बैठ करके उसको तय करेंगे। महाविकास अघाड़ी में ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच विदर्भ की 12 सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है। ठाकरे सेना अरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कमाठीपुरा, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती वरोरा पर दावा ठोक रही है। इसके अलावा मराठवाड़ा और मुंबई की कुछ सीटों को मिलाकर करीब 30 से 40 सीट ऐसी है जिन पर दोनों में विवाद है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी माना कि इन सीटों पर झगड़ा है, लेकिन कहा कि 24 घंटे में इसे सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली में स्क्रीनिंग के बाद कांग्रेस कल शाम तक महाराष्ट्र की पहली लिस्ट भी जारी कर देगी। 40 सीटों में अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। शरद पवार के साथ मीटिंग के बाद शिवसेना के सुर फिर बदले। अब संजय राउत कह रहे हैं कि विवाद 30 से 40 सीट का नहीं, सिर्फ 1 से 2 सीट का है। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन में हर किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने रामटेक, अमरावती और कोल्हा सीट पर बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को ये सीट दे दी थी। लिहाजा अब कुर्बानी की बारी कांग्रेस की है। कुर्बानी की नहीं, बात देश हित की और महाराष्ट्र हित की है। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं, तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट। तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटनाबाज या संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। अब इंतजार इस बात का है कि महाविकास अघाड़ी से पहली लिस्ट कौन पहले जारी करता है। उद्धव और कांग्रेस सीटों की लड़ाई में उलझी हुई है, लेकिन शरद पवार ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। आज रात या कल उनकी लिस्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लिस्ट में किसका नंबर आएगा और किसका पत्ता कटेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस और शिवसेना के झगड़े के बीच शरद पवार अपनी सियासी गोटियां फिट करने में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी पहली लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। संभावित उम्मीदवारों में इस्लामपुर से जयंत पाटिल, काटोल से अनिल देशमुख, कलवा मुंब्रा से जितेंद्र आवाण, मुक्ताई नगर से रोहिणी खडसे, करजत जामखेड़ से रोहित पवार, तासगांव से रोहित पाटिल, घाटकोपर ईस्ट से राखी जाधव, धनसांगवी से राजेश टोपे, कराड़ उत्तर से बाला साहेब पाटिल, राहुली से प्राजक्त तानपुरे, विक्रमगढ़ से सुनील फूसरा, शिरूर से अशोक पवार, शिराला से मान सिंह नायक, कारेगांव से शशिकांत शिंदे, इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल का नाम बताया जा रहा है। पाटिल कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर शरद पवार के साथ आए हैं। एनसीपी शरद गुट की जो संभावित लिस्ट है उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। उधर चाचा की संभावित लिस्ट सामने आने के बाद आज रात तक अजीत पवार भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। इस लिस्ट में उन नेताओं को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने उद्धव के खिलाफ बगावत के दौरान उनका साथ दिया था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को भी शिंदे गुट से टिकट मिल सकता है। नारायण राणे अपने बेटे नीलेश राणे को कुडाल सीट से लड़ाना चाहते हैं। महायुति में ये सीट शिंदे गुट को मिली है। यहाँ से वैभव नाइक मौजूदा विधायक हैं।
जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। 23 अक्टूबर को सिंधुदुर्ग जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली है। उसी दौरान नीलेश राणे शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं।